हेलो जी। तो आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक और एफएमसीजी कंपनी के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं पतंजलि फूड्स के बारे में। अब देखो, जैसे इसको तो कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। पतंजलि अपने आप में ही इतना बड़ा ब्रांड है। ये वही बाबा रामदेव वाला कंपनी है। बाबा रामदेव इसमें शेयर होल्डर तो नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये पतंजलि ग्रुप के अंडर कंपनी आती है। बट वो सारी चीजें मैनेज मैनेज करते हैं, बट उनका कोई इसमें शेयर होल्डिंग नहीं है। अगर हम बात करें इनके मार्केट कैप की, तो करीबन करीबन 66,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। और इनका जो मेजोरिटी जो जो रेवेन्यू आता है ना, वो आता है इनके एडिबल ऑयल वाले सेगमेंट से। और वही प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो क्या होता है। अब जैसे अच्छा, पहले पहले थोड़ा सा एडिबल ऑयल सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हम दूसरा कोई कॉम्पिटिटर ढूंढने जाएं तो हमें पता चलेगा फॉर्चून इसमें बहुत बड़ा ब्रांड है। और फॉर्चून को ओन करता है अडानी विल्मर। अब देखो, जो तेल वाला सेगमेंट होता है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा मार्जिन बनता नहीं है आपका। आप देखोगे एकदम वेफर थिन मार्जिन वाला बिजनेस है इसमें। और इसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। अब जैसे हमने देखा था पिछले साल रशिया यूक्रेन वॉर आ गया था। तो वॉर के टाइम पे वो सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, ये दूसरे ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, फलाना फलाना चीजें हो गई। इसकी वजह से इन सबके मार्जिन ही गायब हो गए। मतलब एक तो पहले एकदम वीक मार्जिन के ऊपर काम कर रहे थे, और उसके बाद ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया, ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, इस वजह से इनकी बिल्कुल ही बैंड बच गई। मतलब बिल्कुल ही ऐसी तैसी हो गई। तो पिछले साल तो आप देखोगे कि उस वाले सेगमेंट ने शायद लॉस भी रिपोर्ट किया था। मतलब Q1 FY24 में उस वाले सेगमेंट में शायद लॉस भी देखने को मिला था हमें। तो इनका इनका जो दूसरा वाला जो सेगमेंट है, जो न्यूट्रास्यूटिकल्स वाला सेगमेंट है, या फिर कोर एफएमसीजी वाला सेगमेंट है, जिसमें बिस्किट बना के बेच रहे हैं, आटा बना के बेच रहे हैं, दाल बेच रहे हैं, अपने होम क्लीनिंग किट्स बेच रहे हैं, ये सारी चीजें बेच रहे हैं। इसमें जितना ज्यादा ग्रोथ आएगा, जितना मेजर कंट्रीब्यूटर ये पूरी रेवेन्यू में बन पाएगा, उतना बेहतर होगा। क्योंकि एक तो आपको स्टेबिलिटी इन मार्जिन मिलेगा। इसका आपके टूथपेस्ट का ये थोड़ी कि टूथपेस्ट का रशिया में वॉर हो गया तो इसलिए आपके टूथपेस्ट का प्राइस एक दिन दोगुना हो गया, अगले दिन आधा हो गया। तो वहां पर वोलेटिलिटी कम रहती है, और आप वहां पर बड़ा मार्जिन बना पाते हो एज कम्पेयर टू हमारा एडिबल ऑयल वाला सेगमेंट। तो अभी अभी भी इनका मेजोरिटी पोर्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70-72% के आसपास इनका एडिबल ऑयल से ही आता है। तो अब हमें ये ट्रैक करना है कि जैसे जैसे इनका एडिबल ऑयल वाला सेगमेंट नीचे जाएगा, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा ओवरऑल रेवेन्यू में, उतना उतना इनको मार्जिन एक्सपांशन मिलता जाएगा। क्योंकि जो 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 मार्केट शेयर गेन कर रहा होगा, जो कंट्रीब्यूशन गेन कर रहा होगा, वो होगा इनका एफएमसीजी वाला सेगमेंट। और एफएमसीजी वाले सेगमेंट में ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा मार्जिन बनेगा और उसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी। तो यहाँ पर यही प्ले है। और उसके बाद अगर हम बात करें, जो ऑयल वाला सेगमेंट है, ऑयल वाला सेगमेंट एकदम स्टैग्नेंट होता है। इसमें आप कोई 25-30% का ऑयल वाले सेगमेंट में ग्रोथ कर नहीं सकते हो। ये आपका नया ब्रांड आया, नया ब्रांड मार्केट में आपने उतारा, वहां पर लोगों ने एक्सेप्टेंस दिखाया उसको, तो आपका इस शुरुआत में ग्रोथ आएगा। बट कोई इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि 15-20% से भी ग्रो कर रही है। इंडस्ट्री 2-3% से ग्रो कर रही है, तो आप भी मोर और लेस 2-3% से ज्यादा ग्रोथ दिखा नहीं सकते हो। अब ये तो है नहीं ना कि हिंदुस्तानी कल से बाबा रामदेव के तेल में सारी चीजें बाबा रामदेव के तेल से ही करने लग जाएंगे, नहाना भी बाबा रामदेव के तेल से ही लग जाएंगे कि भाई पतंजलि के सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ आ जाए। तो जो जो अब पूरी कंट्री का जो ऑयल कंजम्पशन है, वो मोर और लेस सेम ही रहेगा। उसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ ही आएगा। कोई धमाकेदार कोई आप नया प्रोडक्ट तो लेके नहीं आ रहे हो कि यहाँ पर बहुत तेजी से एक्सेप्टेंस आएगा कि 25-30% का ग्रोथ आ जाएगा। इंडिया में ऑयल कंजम्पशन 25-30% से बढ़ेगा नहीं। तो आप भी अपना रेवेन्यू, अनलेस अनटिल आप एक नया ब्रांड हो, आप 25-30% से बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ का जो जो आगे का फ्यूचर प्रोडिक्शन भी अगर हम करें, तो 3-4% से ज्यादा का जो वॉल्यूम ग्रोथ आएगा नहीं। तो जितना जितना जल्दी आपका ऑयल वाला सेगमेंट कंट्रीब्यूशन अपना कम कर दे, वो पूरे ओवरऑल रेवेन्यू में जितना कम पोर्शन बन जाए, उतना बेहतर है। जो आपको एफएमसीजी वाला कंपोनेंट आपका, वो उसको ओवरटेक कर जाए और उसको बहुत बहुत बड़ी मेजोरिटी से बीट कर जाए, उतना आपके लिए बेहतर है। अगर हम इनका रेवेन्यू देखें Q1 में, तो इनका रेवेन्यू वाज डाउन बाय 8% ऑन अ YoY लेवल। और ये हमें क्यों देखने को मिला? ये एडिबल ऑयल वाले की सेगमेंट की वजह से देखने को मिला, क्योंकि भाई प्राइसेस बहुत ज्यादा वॉलीटाइल थी, और इनको इस क्वार्टर में प्राइस कट्स लेना पड़े, क्योंकि कंपटीशन ने प्राइस कट लिया, इसलिए इनको भी प्राइस कट लेना पड़ा। और इसमें आपको सीधा सीधा कस्टमर को प्राइस पास ऑन करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि अब पीछे से रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर सस्ते हो गए, तो आप अपना प्रोडक्ट अभी भी महंगे दाम पे ही बेच पाओगे। आपको आपके प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से इनको प्राइस कट देखने को मिला। तो प्राइस कट देखने को मिला, इसकी वजह से हमारा रेवेन्यू डाउन हो गया। और जब हम Q1 FY24 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम तो पैसे भी प्राइसेस ज्यादा थे, तो उस टाइम वो प्राइस इंक्रीज वाले फेज में थे। अभी प्राइस डिक्रीज वाले फेज में है। तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू इसीलिए डाउन दिख रहा है। वॉल्यूम भी थोड़ा सा घटा है, वॉल्यूम भी 1-2% के आसपास से घटा है। बट उसका तो हर कंपनी वही रीजन देती है, इन्होंने भी वही रीजन चेप दिया, वही बहाना मार दिया कि भाई एक्सट्रीम हीट वेव की वजह से हमारे ऑयल वाले सेगमेंट में कोई ग्रोथ देखने को मिली नहीं। ठीक है, आप क्या ही बोल सकते हैं। आप हीट वेव तो था, बट आपने ग्रोथ नहीं किया, उसके उसके लिए आप बहाना मार रहे हो क्या? एक 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 रीजन दे रहे हो। देखो, हीट वेव तो था, उसमें तो कोई डिनाइल वाली बात ही नहीं है। बट आपका आपका तेल वाले सेगमेंट में उसकी वजह से डी ग्रोथ आ गया, ये थोड़ा सा मतलब क्या ही बोले। ठीक है, अब कंपनी ने बोला, हमने सुन लिया।
हमने आपको भी बता दिया। अगर हम मार्जिन की बात करें तो इनको मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला, क्योंकि जो पहले इनका एफएमसीजी वाला सेगमेंट था वो 24% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा था, और अब वो बढ़ के 27% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उसके बाद जो रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे गए तो इनको अपना थोड़ा सा मार्जिन वापस मेंटेन करने में मदद मिली। पहले तो मार्जिन बिल्कुल गायब हो गए थे, अब वो वापस मार्जिन थोड़े से बने, तो इस वजह से हमें देखने को मिलेगा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। अगर पार्ट पार्ट की बात करें तो पार्ट मार्जिन बढ़ गया फ्रॉम 1.13% टू 3.67%, मतलब 3 गुना हो गया पार्ट मार्जिन। मतलब बहुत ही बेहतरीन बात है कि आपका पार्ट मार्जिन वापस ऊपर आने लगा। देखो ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट। वैसे ही वेफर थिन मार्जिन पे काम कर रहे थे, उसमें मार्जिन बिल्कुल ही उड़ गया था, अब फिर वापस मार्जिन आने लगा है, तो ये अच्छी बात है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी देखें तो भी इनका मार्जिन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमारा एफएमसीजी वाला सेगमेंट है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने लगा है, और इसी वजह से जब पार्ट मार्जिन आपका 3 गुना हो गया तो आपका पार्ट भी 3 गुना हो जाएगा। तो इनका इनका हम देखने जाएंगे तो पार्ट वाई वाई लेवल पे 3 टाइम्स हो गया। तो 3 टाइम्स पार्ट आया किस वजह से कि एक तो रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे गए, और आपका और थोड़ा सा आपका एफएमसीजी वाला सेगमेंट ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया पिछले साल के मुकाबले, इस वजह से आया। सारा का सारा एफएमसीजी सेगमेंट की वजह से नहीं है, ये भी हमें चीज ध्यान रखने की बात है। अगर हम ऑयल वाले सेगमेंट देखें तो ऑयल वाले सेगमेंट में डी ग्रोथ देखने को मिला हमें रेवेन्यू में बाय ऑलमोस्ट 10%। तो ऑयल वाला सेगमेंट तो बिल्कुल भंटादारी कर दिया, वो तो पूरी ग्रोथ को नीचे ही लेके आया। अगर हम और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में भी स्लाइट डी ग्रोथ था। वो तो हमने बताया ही कि इन्होंने वही बहाना मारा कि एक्सट्रीम हीट वेव की वजह से हमारा ऑयल में वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं आया। देखो रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आया वो समझ में आता है क्योंकि आपने प्राइस कट लिया। तो आप पिछले पिछले साल अगर 1 लीटर तेल 100 रुपए में बेच रहे थे, तो अब आप 1 लीटर तेल 90 रुपए में बेच रहे हो, तो आपका रेवेन्यू 10 रुपए से गिर गया, एक्सेप्टेबल। बट वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया। आप पिछले साल भी 1 लीटर तेल बेच रहे थे, इस बार आपने 1 लीटर भी नहीं बेचा, आपने 0.9 लीटर ही बेचा। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। वॉल्यूम ग्रोथ आना ज्यादा जरूरी था। रेवेन्यू ग्रोथ चलो जो जो मार्केट है, जो ऑयल मार्केट है, उसकी वजह से वॉलेटिलिटी की वजह से नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, बट वॉल्यूम ग्रोथ तो लेके आना चाहिए था। बट ये लोग वो भी नहीं ला पाए। अगर अब हम इनके मेन वाले सेगमेंट पे आ जाते हैं जिससे आगे चल के ग्रोथ आएगी, जब तक वो नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऑयल वाले सेगमेंट से कुछ नहीं कर सकते ये लोग। जो है फूड एंड एफएमसीजी का सेगमेंट, वहां पर वहां पर इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जो पहले पूरी पूरी ओवरऑल रेवेन्यू का 24% कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ के हो गया 27%। मतलब और बेहतर मार्जिन की तरफ आप गए, तो ये बहुत बेहतरीन चीज है। ये यही हमें चीज देखनी है। और यहाँ पर रेवेन्यू ग्रो बाय 10% ऑन अ वाई वाई लेवल, तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ भी आ रहा है। 10% का आ रहा है, बट आ रहा है। अब आप देखो हमने इतनी सारी एफएमसीजी कंपनी पढ़ी, हमने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पढ़ा, उसका करीबन 16% के आसपास का था, बट ऑर्गेनिकली उसका भी 10% का था। एचयूएल का तो 3-4% का था, कोलगेट का शायद 10% के आसपास का था, जो जो मिसेस बेक्टर फूड्स है उसका 17-18% के आसपास का था, बट वो बहुत ही छोटी कंपनी है। तो इन सब का इसी के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है, तो उसमें अगर आप 10% का रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हो तो एक अच्छी बात है। बट अब आपको ये देखना है कि आपके धीरे 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 मेजर सेगमेंट कब बने, कि जब हमें पता चलेगा कि जो जो इनका एफएमसीजी वाला सेगमेंट है, जो ये आटा दाल चावल वाला सेगमेंट है, बिस्किट वाला सेगमेंट है, जब ये 80% कॉन्ट्रीब्यूशन करने लगेगा तब ये बहुत बेहतरीन बात है। बट अभी ट्रेंड सही चल रहा है। ट्रेंड हमारा 24 से 27 हुआ, अब 27 से 30 हो, 35 हो, 40 हो, उसी डायरेक्शन में चले तो बढ़िया बात है। तो यही हमें देखते हुए चलना है। और अगर हम बात करें, इसमें भी इनका जो बिस्किट वाला सेगमेंट है उसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, उसमें 7-8% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला। और इनका बेस्ट सेलिंग बिस्किट तो वही है जो दूध वाला बिस्किट आता है, जो दूध बिस्किट कहते हैं शायद, दूध बिस्किट के ब्रांड नेम के अंडर इसको बेचते हैं। और ये मतलब इनका एकदम प्रॉक्सी प्रोडक्ट है टूवर्ड्स पार्ले जी। जो जो एकदम पार्ले जी का ग्लूकोज वाला बिस्किट आता है ना, तो उसके उसके कंपटीशन में इन्होंने उतारा था अपना दूध बिस्किट। तो दूध बिस्किट इनका अच्छा कर रहा है, वहां पर ग्रोथ आया। इसलिए हमें देखने को मिला कि पूरे बिस्किट बिस्किट वाले सेगमेंट में 10% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला। और अगर हम बात करें इनका न्यूट्रास्यूटिकल्स वाला सेगमेंट, देखो ये पतंजलि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी कंपनियां न्यूट्रास्यूटिकल्स में इतनी ज्यादा नहीं है, पतंजलि है। अब देखो ऐसे होने को तो एचयूएल भी हॉर्लिक्स लेके बैठा है, और बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स लेके बैठा है, बट कोर न्यूट्रास्यूटिकल कोई लेके नहीं बैठा। शायद जाइडस वेलनेस लेके बैठा है, बट ज्यादातर कंपनियां नहीं लेके बैठी। तो पतंजलि का न्यूट्रास्यूटिकल वाला बिजनेस बहुत अच्छा है। देखो पहले भी लोग बाग पतंजलि के पास जाते थे मेडिसिन के लिए, और जब आप अपनी अब आपने अब मेडिसिन से एक्सपैंड किया बाकी सारी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में, कि आपने दाल भी बनाया, आटा भी बनाया, चावल भी बनाया, तेल भी बनाया,
आपने बिस्किट भी बनाया, आपने होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी बना दिए, सब कुछ बना दिया। बट अब आप नए-नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने न्यूट्रास्यूटिकल, जो आपका पहले ब्रेड एंड बटर हुआ करता था। आप पहले पतंजलि के स्टोर में जाते ही दवाई लेने के लिए थे या च्यवनप्राश लेने के लिए, मतलब उनके वो 5-6 प्रोडक्ट ही हुआ करते थे। तो अब जब आप वापस अपने न्यूट्रास्यूटिकल वाले में लेके आ रहे हो नए प्रोडक्ट, तो एक कस्टमर के माइंड में पहले से एक अच्छी अच्छी इमेज बनी हुई है आपके प्रोडक्ट्स की कि भाई पतंजलि का प्रोडक्ट है, और अगर कोई मेडिसिन भी है तो मेरे लिए बेनिफिशियल ही होगा, इसमें कुछ ज्यादा खराब चीज नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं, ये इन्होंने अपना कैल्शियम के प्रोडक्ट्स निकाल दिए, विटामिन ए विटामिन डी के प्रोडक्ट्स निकाल दिए, वो कैप्सूल्स आते हैं वो निकाल दिए, और इन्होंने और बहुत सारी चीजें निकाली हैं। मतलब सारे जो भी विटामिन डेफिशिएंसी थी उनको पूरा करने के लिए उन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स निकाले। तो वहां पर बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, वहां पर तो 38% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो मतलब बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल रहा है इनके न्यूट्रास्यूटिकल वाले सेगमेंट में। तो ये भी अच्छा है, क्योंकि ये तो बहुत ही हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, इनमें तो कंपनी की लागत कुछ आती नहीं है, और कंपनी अपने ब्रांड नेम की वजह से प्रीमियम पे बेचती है कि पतंजलि का प्रोडक्ट है तो महंगा बिकेगा। और क्योंकि ये कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, क्वालिटी का तो ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, इस वजह से महंगा बेचता है। अगर हम बात करें तो इनका अब 17% न्यूट्रास्यूटिकल का कंट्रीब्यूशन आ रहा है ऑनलाइन ई कॉमर्स से, मतलब अमेजोन के थ्रू या और कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इनका 17% प्रोडक्ट बिक रहा है न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट वाला। देखो, एक तो क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में इनको बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये पहले भी ये काम किया करते थे। अब जब आपका एक एक ऑलरेडी ब्रांड इमेज बना हुआ होता है, पतंजलि का जैसे बना हुआ है कि ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स तो ठीक है बेच रहे हैं, बट इसके साथ साथ इनका जो मेडिसिन वाला बिजनेस है वो पहले से अच्छा किया है, मतलब लोगों को इनके ऊपर इस बारे में थोड़ा सा ट्रस्ट है। अब देखो, इनका इनका जो भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह का केस हुआ वो सारी चीजें ठीक है, एलोपैथी को इन्होंने गाली दी, वो बात ठीक है, बट फिर भी लोगों के दिमाग में जो ट्रस्ट बना हुआ है उसको उसको ये लेवरेज कर रहे हैं और अपने न्यूट्रास्यूटिकल वाले सेगमेंट में डिमांड लेके आ रहे हैं, ग्रोथ लेके आ रहे हैं। अगर वहीं अच्छा, और ये अपने न्यूट्रास्यूटिकल को इंटरनेशनल भी लेके जा रहे हैं, तो यूएस और यूके में भी अपना ये डिस्बर्समेंट स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके लिए जो भी नेसेसरी सर्टिफिकेशंस वगैरह थे इन्होंने ले लिए। तो अब इनका फॉरेन मार्केट्स में, फॉरेन कंट्रीज में भी ये न्यूट्रास्यूटिकल वाला प्रोडक्ट बिकेगा। अगर हम इनके एक सोया प्रोटीन का भी सेगमेंट है उसकी बात करें, तो उसमें भी कुछ खास वॉल्यूम या रेवेन्यू ग्रोथ आया नहीं, बट फिर भी कंपैरेटिवली ठीक ठाक ग्रोथ था, 4.5% के आसपास का ग्रोथ था। और अगर इनके ऑयल वाले सेगमेंट में बात करें तो इनका अब 80% पोर्शन हो गया ब्रांडेड ऑयल का, और इन्होंने एम एस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर भी लिया था अपने अपने दो ब्रांड्स के लिए, जो एक तो ब्रांड है इनका सनरज करके और एक है महाकोश। तो आपने ऐड भी देखा होगा महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और इन सब ऑयल्स के बारे में। तो ये सारे पतंजलि फूड्स की प्रोडक्ट हैं, तो इन्होंने इन्होंने अपनी ब्रांड इमेज बिल्ड करने के लिए एम एस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर भी लिया था, और उस वाले सेगमेंट में भी 3-4% के आसपास की ग्रोथ आ रही है। मतलब जो ओवरऑल ऑयल सेगमेंट डिग्रो कर रहा है, बट जो जो हमारा एकदम ब्रांडेड प्रीमियम वाला प्रोडक्ट है वहां पर थोड़ा सा हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छी चीज है। ऑल इन ऑल मतलब एफएमसीजी के हिसाब से देखने जाए तो ठंडा ही मामला था, क्योंकि रेवेन्यू में हमें डिग्रोथ देखने को मिला 8% का। बट अगर हम एक बार ऑयल वाला सेगमेंट हटा दें तो हमें एफएमसीजी वाले सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अब हमें यहाँ पर हमारा वैल्यू कैसे बनेगा, शेयर होल्डर के लिए वैल्यू कैसे बनेगा, कि ये धीरे धीरे करके अपना ये जो कोर एफएमसीजी वाला बिजनेस है, ये जो बिस्किट नमकीन वाला सेगमेंट है, इसको मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू ले जाएं, जिससे इनके मार्जिन बढ़े। मार्जिन बढ़ेगा तो पार्ट बढ़ेगा। तो यही इसमें इसमें कहानी है, क्योंकि इनके एडिबल ऑयल वाले सेगमेंट में तो कुछ ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ आएगा नहीं। तो चलिए, यही था पतंजलि फूड्स के बारे में, एक और एफएमसीजी कंपनी पढ़ ली हमने। कुछ ज्यादा खास ग्रोथ इसमें था नहीं, बस इसमें कहानी वही है कि अगर ये अपना वो वाला सेगमेंट बढ़ा देंगे तो इनको मार्जिन एक्सपेंशन मिल जाएगा, इनको रेवेन्यू ग्रोथ मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर फिर भी वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तेल वाले सेगमेंट में वॉल्यूम आ नहीं रहा। तो चलिए, आज 3-4 कंपनी और कर लेंगे, उनके बारे में भी बात कर लेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।